आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा शो और मैं हूं अमीश देवगन। मोदी सरकार ने 21 दिन में कोरोना को मात देने की पूरी तैयारी कर ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये कहा था कि हम सब मिलकर कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अब ये लड़ाई लंबी होती दिख रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या हम सब ने कोई बड़ी चूक कर दी है? क्या इस कोरोना काल में हमारी खुद की लापरवाही हम पर भारी पड़ रही है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आज हम दिल्ली से चीन दिग्गज डॉक्टरों के साथ सबसे सार्थक और सबसे बड़ा संवाद करने वाले हैं। हमने 25 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है और यकीन मानिए इन सवालों के जवाब से कोरोना के खिलाफ हमारी ये लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए आज आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपनों के लिए 1 घंटा देना है और मुझे उम्मीद है कि आप इस 1 घंटे को देंगे और ये शो आपको पूरा देखना होगा और डॉक्टरों की कही गई हर बात का पालन भी करना होगा। तो पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर होगा दिग्गज डॉक्टरों के साथ सीधा संवाद और मेरे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी जुड़ेंगे, जो महाराष्ट्र में कोरोना के हालात पर अपनी बेबाक राय रखेंगे। जहां पर कुछ आरोपियों को छुट्टी पे भेज दिया जाता है या फिर कहीं तो पिकनिक पे भेज दिया जाता है और सरकार को पता भी नहीं लगता, उसकी भी बात करेंगे। पहले देवेंद्र फडणवीस से एक्सक्लूसिव बातचीत और फिर दिग्गज डॉक्टरों के साथ सबसे बड़ा संवाद। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करेंगे। मात्र 24 घंटे में कोरोना से 30 लोगों की मौत। देश में कोरोना के करीब 6,500 मरीज। देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या डराती भी है और ये भी बताती है कि कोरोना के मामले में कुछ लोग कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारी मजबूत थी। अलग अलग राज्यों ने भी कोरोना के खिलाफ पुख्ता मोर्चाबंदी की थी। 21 दिनों में कोरोना के खिलाफ ये जंग जीती जा सकती थी। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। कुछ गलतियां तो सीधे तौर पर सामने दिख चुकी हैं। दिल्ली के आनंद विहार से पलायन करती हजारों की भीड़, निजामुद्दीन में तबलीगी जमात की खुली लापरवाही और गलतियों का सिलसिला अभी भी जारी है। यह तस्वीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की है, जहां एक मस्जिद के भीतर 40 मुस्लिम नमाज पढ़ रहे थे। इनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल से रामनवमी के मेले में भी भीड़ जुटने की तस्वीर सामने आई थी। सवाल है कि आखिर हम कौन कौन सी चूक कर रहे हैं जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। आज इसी पर देश और विदेश के दिग्गज डॉक्टरों के साथ होगा सबसे सार्थक संवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस जी, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है और न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। सवाल मेरा बहुत सीधा है। पूरा देश कोरोना से इस समय बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। महाराष्ट्र भी निश्चित तौर पर लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ लोग लड़ाई लड़ते हुए पिकनिक पे भी जा रहे हैं। मैं वधावन बंधुओं की बात कर रहा हूं, जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल सही बात आपने कही। जब लोगों के घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। बिल्कुल, एक और पूरे देश में लॉकडाउन है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन है। आम आदमी क्या मौत भी होती है तब भी उसको जाने की परमिशन नहीं मिलती। ऐसे समय जिनके ऊपर सीबीआई का लुकआउट नोटिस है, ईडी ने जिनको अभी अभी चार्जशीट किया है और वो बेल लेकर बाहर आए हैं, ऐसे लोग महाराष्ट्र सरकार को इजाजत मांगते हैं और महाराष्ट्र सरकार के आला अधिकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के एक पत्र इशू करते हैं
कि जी ये तो हमारे मेहमान है, हमारे बहुत अच्छे परिचित है, इनको सकुशल लेकर जाया जाए, ये मैं ऐसा मानता हूं बहुत ही निंदनीय इस प्रकार की घटना हमारे सामने आई है। लेकिन इसमें आमिर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग लगातार इसमें कार्रवाई की जब मांग करते हैं तो सरकार कहती है कि जो अधिकारी है अमिताभ गुप्ता, जी जी उन पर हमने कार्रवाई की है। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अमिताभ गुप्ता एडीजीपी लेवल के व्यक्ति है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आला अधिकारी। क्या कोई आला अधिकारी इस प्रकार का पत्र ऐसे ही दे देगा? क्या उनको इस पत्र का फडणवीस जी, क्योंकि आप जी। खुद महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या किसी आला अधिकारी में इतना दम होता है वो अपने बल पर इतना बड़ा फैसला ले सके? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैंने 5 साल गृह मंत्रालय देखा है और मैंने महाराष्ट्र की पुलिस को भी करीब से देखा है। देखिए, यह ऐसा निर्णय है कि जिसमें वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इतना बड़ा अधिकारी, इतने सालों से काम करने वाला अधिकारी कभी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता, खुद होकर ऐसा निर्णय नहीं कर सकता। किसी न किसी ने उनको जरूर आदेश दिया है या आशीर्वाद दिया है। जो सरकार में है ऐसा कोई व्यक्ति या सरकार चला रहा है ऐसा कोई व्यक्ति, इनके आशीर्वाद के सिवाय या इनके आदेश के सिवाय इतने बड़े लेवल पर इस प्रकार का काम नहीं हो सकता। और इसलिए मैं लगातार मांग ये कर तो रहा हूं। आपको लगता है कि अमिताभ गुप्ता को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? देखिए, गलती तो उनकी है, इसलिए बलि का बकरा क्या कहेंगे, गलती तो उन्होंने की है। लेकिन यह जरूर है कि जो उनके आका है, जिन्होंने उनको कहा है जी, ये तो अब अलग हो गए और इनको बलि जरूर चढ़ा रहे। पर आका कौन है? क्योंकि अब कौन इनके ऊपर हो सकता है जो इस तरह के फैसले ले रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, और कौन हो सकता है? देखिए, इसका जवाब तो या सरकार का कंट्रोल जिनके हाथों में वो हो सकते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि इसमें कौन आदेश दे सकता है। या तो मुख्यमंत्री दे सकते हैं, या गृह मंत्री दे सकते हैं, या फिर जो सरकार चला रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, पीछे से चला रहे हैं, ऐसा कोई दे सकता है। अब इनमें से कौन है, इसकी तो पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, पर मैं इतना अनुभव के आधार पर कहता हूं कि इनके सिवा किसी और का आदेश तो वहां चलने नहीं वाला, कोई अपनी मुंडी इनके सिवा तो फंसाने नहीं वाला। अब सवाल यह है कि गृह मंत्री ये कहते हैं कि भाई मुझे पता ही नहीं था। अब अगर गृह मंत्री को पता न रहते हुए एडीजीपी लेवल का व्यक्ति इस प्रकार का पत्र दे दे, तो इसका मतलब या तो गृह मंत्री सही बात नहीं कह रहे, वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर गृह मंत्री पूरे तरीके से इनकॉम्पिटेंट है। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, राज्य के मुख्यमंत्री इसके ऊपर बोलते क्यों नहीं है? किसका दबाव उनके ऊपर है? देश का कोरोना का हर 5वां मरीज ये महाराष्ट्र का है। देश में जितनी मौतें हुई है उसमें से 50% मौतें अकेले महाराष्ट्र में हुई है। और जिस तेजी से महाराष्ट्र में कोरोना फैल रहा है, आज एक प्रकार से हम लोग कम्युनिटी स्प्रेड की कगार पर खड़े हैं, उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। और इसलिए इतनी खतरनाक मोड़ पर महाराष्ट्र के रहते हुए आज हमारी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि किस प्रकार से मुंबई में हम लोग लॉकडाउन कर पाए। धारावी में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है वो वाकई चिंता की लकीरें हम सबके माथे पे खींचती है। क्या कहना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि धारावी निश्चित तौर पर एक ऐसा स्लम एरिया है जो पूरे भारत में प्रख्यात है, और वहां पे चिंता की लकीरें इसलिए हैं क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड अगर होगा, क्योंकि आबादी उधर बहुत ज्यादा है, तो फिर अनकंट्रोलेबल हो जाएगी स्थिति। बिल्कुल, ये हमारे सामने बहुत ही चिंता की बात है। और कल परसों भी धारावी की लाइनें आपने देखी। देखिए, आज राज्य में लोगों को सप्लाईज ठीक से नहीं मिल पा रही है। आज आवश्यकता क्या है? जिन इलाकों को आपने सेग्रीगेट किया है, जिनको आपने अलग किया हुआ है, जिनको आप सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर कम से कम डोर स्टेप डिलीवरी हमने करनी चाहिए। आज राशन के लिए लोगों में संभ्रम तैयार हुआ है। राशन के मामले में सरकार ने इस प्रकार के आदेश निकाले कि कई लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। ऐसे लोग रास्ते पर आ रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अलग अलग प्रकार के जीआर निकाले जा रहे हैं। तो इसके चलते लोगों में एक दुर्भावना भी तैयार होती है, लोग बाहर भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लोगों को डोर स्टेप डिलीवरी भी देनी पड़ेगी, सप्लाईज भी लोगों तक पहुंचाने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ बहुत कड़ी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी
अन्यथा आज भी धारावी में अगर 2-2 हजार लोग वहां पर घूमते हुए लाइनों में हमको दिखाई देंगे। आज सुबह का चित्र है, आपके चैनल पे आपने दिखाया है किस प्रकार से मार्केट में लोग घूम रहे हैं। अगर ये परिस्थितियां रहेगी अमीश जी, तो किस प्रकार से हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे। और इसलिए आज बहुत तेजी से ये सारे नंबर बढ़ रहे हैं और हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। 1364 कोरोना पॉजिटिव केस अभी तक महाराष्ट्र में है। देश भर में ये आंकड़ा करीब 6000 पहुंच गया है। मुंबई हॉटस्पॉट बन गया है। पुणे की स्थिति भी अच्छी नहीं है। इतना आधुनिक शहर जिस कगार पर इस समय खड़ा है, ये हम सबके सामने है। क्या आपको लगता है सरकार ने तमाम प्रयास करे, उसके बावजूद ये हुआ है, या फिर सरकार प्रयास करती रही, लोग नहीं समझ पाए? देखिए क्या होता है कि नेतृत्व को कड़ाई से कभी कभी पेश आना पड़ता है। आज देखिए मोदी जी के ऊपर कोई टीका भी करता है, कोई उनकी भर्त्सना भी करता है, तब भी उनको ये पता है कि मैं देश के लिए कर रहा हूं। वो घबराते नहीं है, वो कड़े कदम उठाते हैं। हमारे यहाँ पर कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। 3 पार्टियों की सरकार है, इसमें भी सबका एजेंडा अलग अलग चलता है। मुख्यमंत्री जी प्रयास करते हैं, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और जिस प्रकार की घटनाएं होती है, ये सारी घटनाओं के चलते मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे समय वोटों की चिंता न करते हुए, लोगों की चिंता न करते हुए कड़क कदम उठाने पड़ते हैं, बहुत कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। चाहे फिर उसमें लोग अगर निंदा भी करें तो थोड़ी निंदा भी सहन करनी पड़ती है, क्योंकि हम ये कदम लोगों को तकलीफ देने के लिए नहीं उठा रहे, हम लोगों की भलाई के लिए उठा रहे हैं। कोरोना का स्प्रेड न हो इसलिए उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे कड़े कदम हमको दिखाई नहीं पड़ते, प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखाई पड़ती। आज देखिए मुंबई जैसे शहर में हॉस्पिटल्स के लिए हम प्रोटोकॉल नहीं तैयार कर पाए। इसका परिणाम क्या हुआ? 3 बड़े हॉस्पिटल्स, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स कोरोना से ग्रसित होने के कारण उनको लॉकडाउन करना पड़ा, हॉस्पिटल बंद करने पड़े। सरकारी अस्पतालों में भी आज पीपीई की कमतरता है और वहां के डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स डरे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी सारी परिस्थिति में हमको हिम्मत के साथ कड़े कदम लेने चाहिए, आगे आकर फैसले लेने चाहिए। ये फैसले लेने में कहीं ना कहीं थोड़ी कोताही हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बात हो रही है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में सरकार की और सियासत की बात भी थोड़ी आएगी। ऐसा आरोप भी लगेगा कि बीजेपी सियासत कर रही है। अगर महाराष्ट्र सरकार कुछ काम करने की कोशिश करती है तो बीजेपी उनकी टांग खींचने की कोशिश करती है। इन सब आरोपों का जवाब आप कैसे देंगे? क्योंकि बीजेपी के आप मुखिया हैं महाराष्ट्र के अंदर। नहीं, ये आरोप हमारे ऊपर इसलिए नहीं लग सकते कि आज 15वां दिन लॉकडाउन का है जी। हमने सरकार पर कोई भी टीका नहीं की, हमने सरकार को समर्थन दिया। सरकार ने जितने निर्णय लिए उन सब निर्णयों का समर्थन किया। इतना ही नहीं तो सरकार को मदद करने के लिए महाराष्ट्र में हमारे 1.5 लाख कार्यकर्ता 38 लाख लोगों को खाना या फिर खाने की सामग्री पहुंचा रहे हैं। हम ये काम कर रहे हैं और हमने सरकार को, मैंने स्वयं अपनी ओर से फोन करके उद्धव जी से बात करके ये कहा कि उद्धव जी इस लड़ाई में हम और आप साथ में हैं जी। आपको जो निर्णय लेना है आप निर्णय लीजिए, आपके सारे निर्णयों का हम समर्थन करेंगे। और आप पेपर उठाकर देख लीजिए, आप मीडिया में देख लीजिए, हमने जो चीजें करनी चाहिए उसकी सलाह तो जरूर दी, पर हमने उसके ऊपर कभी भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास नहीं किया। हमने सरकार पर कोई टीका नहीं की, सरकार के किसी भी निर्णय को हमने गलत नहीं बताया। हमने कहा जी इसमें ये भी जोड़ दीजिए तो अच्छा रहेगा जी। अब मैं जमात की बात करता हूं। जमात, तबलीगी जमात एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है इस देश के लिए, और उसके काफ़ी सारे लोग महाराष्ट्र में भी गए थे। पहले सरकार ने बोला कि सब लोग पकड़े जा चुके हैं, फिर कहा कि 60 के फ़ोन लापता हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। सच किसको माना जाए? स्थिति क्या है? क्योंकि कंफ्यूजन बड़ा है। स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सब लोगों को पकड़ लिया जी। फिर उसके बाद राज्य के गृह मंत्री कहते 55 लोगों के फोन बंद आ रहे हैं इसलिए हम उनको पकड़ नहीं पाए। उसके बाद राज्य की सरकार की ओर से 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर किया जाता है कि ये लोग हमको नहीं मिल रहे, और बाद में न्यूज आती है कि 450 लोग हैं। तो कुल कितने लोग हैं, कितने पकड़े गए, इसका कोई अंदेशा नहीं है। और देखिए आप एक प्रकार से ध्यान में रखिए कि जो लोग समर्पण नहीं कर रहे, आत्मसमर्पण नहीं कर रहे और कोरोना से ग्रसित है, ऐसे लोग तो एक प्रकार के मानवीय बम है। इनको पकड़कर इनको इलाज करना और इनके साथ वालों को क्वारंटाइन करना ये समय की मांग है। लेकिन सरकार के गृह मंत्री अगर ऐसा कहे, और वो भी 21वीं शताब्दी में जिनके पास देश की सबसे अच्छी पुलिस है, वो गृह मंत्री ये कहे कि क्या करे जी 55 लोगों के टेलीफोन बंद है,
इसलिए हम उनको पकड़ नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से अगर हम कोताही बरतेंगे, इस प्रकार से हम लीनियंसी बरतेंगे, तो महाराष्ट्र आज वैसे ही इतना आगे चला गया, इतने ज्यादा कोरोना के मरीज यहाँ पर है, और इन लोगों को अगर ऐसे हमने घूमने दिया, इन लोगों को अगर हमने नहीं पकड़ा, तो महाराष्ट्र का हाल क्या होगा? मुझे तो कभी कभी लगता है कि भगवान मालिक है, ऐसी परिस्थिति में हम चले जाएंगे। जी, मेरा आखिरी सवाल होगा, क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप उद्धव ठाकरे को आप अपनी तरफ से 2 सलाहें ऐसी कौन सी देंगे जिससे इस विपत्ति से, जो मानव जात के ऊपर ये सबसे बड़ी समस्या है कोरोना जैसी, इससे निपटा जा सके? हो सकता है वो सुन ले आपकी। दो नहीं, मैं कई सलाह देना चाहता हूँ, रोज दे रहा हूँ। मैं उनको पत्र भी लिखता हूँ, फोन भी करके बताता हूँ, क्योंकि हम तो राजनीति नहीं करना चाहते, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उनके साथ में खड़े हैं। लेकिन आज मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे पहले 2 चीजें अगर सरकार इंश्योर करने की कोशिश करे कि सप्लाई जो है, लोगों को जीवन आवश्यक वस्तुएं जो है, वो जितनी ज्यादा डिसेंट्रलाइज पद्धति से डोर स्टेप तक हम ले जाए, उतना लोगों का बाहर निकलना कम होगा। और दूसरा, जिन मोहल्लों में लोग मानते नहीं है, ऐसे मोहल्लों में हमारी जो स्टेट रिजर्व पुलिस है, उसकी बटालियन उतारकर कम से कम दिन में 3 बार फ्लैग मार्च किया जाना चाहिए, ताकि एक पॉजिटिव दहशत लोगों में तैयार हो और लोग बाहर न निकले। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र फडणवीस जी, हमसे बातचीत करने के लिए। महाराष्ट्र में बड़ा घटनाक्रम हुआ है। 2 भाई वधावन बंधु गायब हो गए थे और वो पिकनिक मनाने के लिए चले गए थे। हालांकि अभी की खबर यह है कि सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक अधिकारी की चिट्ठी के ऊपर उनकी 6 गाड़ियों को निकाला गया, लॉकडाउन के दौर में निकाला गया। आप सोच सकते हैं ये किसी भी देश के लिए बड़ी खबर होगी, सिर्फ राज्य के लिए नहीं। देवेंद्र फडणवीस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम बढ़ते हैं आगे। तो ये थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अब मेरे साथ दिग्गज डॉक्टर्स हैं जिनके साथ हम बात करेंगे। डॉक्टर उमा कुमार हैं हमारे साथ एम्स से, डॉक्टर रवि मलिक हैं चेयरमैन रेडिक्स अस्पताल के, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं प्राइमस अस्पताल के, मेरे साथ डॉक्टर संजीव चौबे हैं शंघाई चीन से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं स्पेशलिस्ट हैं इंटरनल मेडिसिन की। आप सभी का अभिनंदन है और आप सब लोग कोरोना वॉरियर्स भी हैं। आज 25 सवालों की एक लिस्ट हमने तैयार करी है, जो सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, ये देश आपसे जानना चाहेगा। सबसे पहले डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोरोना की इस लड़ाई में क्या हम तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं? कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चरण में क्या हम पहुंच चुके हैं या फिर इसकी शुरुआत हो चुकी है? रवि मलिक। देखिए, ऐसा है, थोड़ा सा आईसीएमआर ने भी हल्की सी इंडिकेशन दी है कि शायद हम कम्युनिटी सेंटर, लेकिन अभी तक मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं किया। मंत्रालय ने यह कहा है कि अभी हम जो है कम्युनिटी ट्रांसफर स्टेज 3 में नहीं पहुंचे हैं, तो हमारे को सरकार पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर सरकार कह रही है कि अभी हम नहीं पहुंचे तो हम नहीं पहुंचे हैं, ये तो एक अलग बात हो गई। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर हमारे देश में 130 करोड़ की पॉपुलेशन में जो आज भी आंकड़ा आया वो केवल 6400, जबकि दुखद बात है 6400 क्या एक भी नहीं आना चाहिए, लेकिन 6400 पॉजिटिव केसेस हैं, जिनमें से मोर्टेलिटी केवल 199 की है। अगर ये हम कंपेयर करें अमेरिका वगैरह से, जहां पे की रोज की मृत्यु दर 1500 से 2000 के बीच में चल रही है, अगर उससे कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं है। वहां 1500 के करीब लोग मर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, और हमारा जब से कोरोना आया पिछले 2 महीने में हमारे 199 केसेस आए हैं, तो ये कुछ भी नहीं है। तो चांसेस यही है कि अभी तक हम कम्युनिटी में नहीं पहुंचे हैं, स्टेज 3 में नहीं पहुंचे हैं। और अगर हम इसी तरह से लॉकडाउन की स्थिति करते हैं और अब बिल्कुल सीलिंग हो गई है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, हॉट एरियाज की जो सीलिंग कर दी है, तो हो सकता है कि हम आगे स्टेज 3 में ना पहुंचे। हाँ, हॉटस्पॉट जो सीलिंग हुई है, दैट इज ऑल्सो बहुत अच्छा विकल्प लेके सरकार आई है, बहुत अच्छी ऑप्शन लेके आई है। और अगर आगे ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेंडेमिक्स धीरे धीरे करके अपनी उम्र के हिसाब से कम भी होने लग जाते हैं, नेचर भी उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है। तो अभी तक कहीं से भी पुष्टि नहीं हुई है सरकारी सूत्रों से कि हम स्टेज 3 में हैं। जी, मैं सीधा रुख करता हूं, अब मैं चीन चलता हूं। मेरे साथ संजीव चौबे हैं क्योंकि उनका अनुभव वहां का है। संजीव जी, भारत की सरकार अभी फिलहाल मना कर रही है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति में भारतवर्ष नहीं है। क्या आपको लगता है कि भारत ने इस लड़ाई को, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को जिस शिद्दत के साथ लड़ा है, क्या हम वहां खड़े हैं जहां पर हमारी स्थिति खराब नहीं होगी, या फिर यहां से अभी और मॉनिटर करना पड़ेगा? आपकी राय क्या है? मेरे राय में ये है कि जो स्टैंड अभी तक लिए गए हैं
वो बहुत ही पॉजिटिव स्टैंड लिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो ऐसे सर्कमस्टांसेस जो हमें नहीं उम्मीद थी कि इस तरह के भी इंसिडेंट होंगे, जैसे जो अचानक से हो गए। जैसे निजामुद्दीन में जो एक इंसिडेंट जमात वाला हुआ, जो टूरिस्ट वीजा के नाम पे आए थे और उन्होंने हमारे यहाँ धर्म प्रचारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट हमारी अलाउ करती है, लेकिन टूरिस्ट वीजा पे आप अगर आते हैं तो आप टूरिस्ट बन के घूमिए और वापस अपने देश चले जाइए। तो इस तरह के लोग उन्होंने जो जमात बनाई, दैट वाज अ बिग एक्चुअली एक कल्टीवेशन फॉर दिस वायरस। और मेरे हिसाब से मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा डॉक्टर साहब से कि वी ऑलरेडी एंटर इन द स्टेज 3, इट्स द बिगिनिंग ऑफ स्टेज 3, क्योंकि जो 2 दिन से मुझे स्पाइक्स मिल रहे हैं वो 700 के केसेस, इतना तो अगर स्टेज 2 रहता तो नहीं मिलता। यानी इसका मतलब है कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन डेफिनेटली हो रहा है। जी रवि मलिक, आपका कोई काउंटर पॉइंट इसके ऊपर? फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ये कहना चाहूंगा अगर हम कोई एक व्यक्ति को भी छोड़ देते हैं तो एक महीने में वो 406 केसेस कर सकता है। तो देखिए, सेकंड और थर्ड स्टेज में एक ही डिफरेंस है। सेकंड स्टेज में यह है कि आपको बीमारी मिल रही है बाहर से आने वाले लोगों की, जो कि हंड्रेड्स की तादाद में आए हैं, और थर्ड स्टेज है जो कम्युनिटी में फैलने की। मैं डॉक्टर साहब से एग्री नहीं करूंगा इस बारे में, क्योंकि जब तक सरकार इस चीज की पुष्टि नहीं करती है, हम अपने घर में बैठ के नहीं कह सकते कि हम स्टेज 3 में एंटर कर गए। और जहां तक 700-600 केसेस का तल्लक है, दे कैन वेरी वेल अकर, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। वो फॉरेन से आए हुए लोगों से भी जो है ट्रांसमिशन हो सकती है। हो सकता है हम स्टेज 3 में एंटर कर जाएं, लेकिन इसके लिए हमें सरकारी विश्वसनीय सूत्रों के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। जी, मैं कौशलकांत मिश्रा का रुख करता हूं। कौशलकांत मिश्रा, लॉकडाउन को और सीलिंग को अभी भी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा है, लोगों को तकलीफ बहुत होगी, लेकिन लोग शायद भूल रहे हैं कि अगर कम्युनिटी ट्रांसफर होता है तो वो तकलीफ कितनी बड़ी हो सकती है, जो चाइना ने देखी है, इटली ने देखी है, स्पेन ने देखी है, अमेरिका ने देखी है। मुझे लगता है कि लॉकडाउन को और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करना चाहिए, और जो एरिया जहां पे लोग लॉकडाउन को ऑनर नहीं कर रहे हैं, वहां पे जिस तरीके से अभी कंटेनमेंट के लिए पूरा क्लोज डाउन कर दिया गया है, बिल्कुल कर्फ्यू टाइप में लगा दिया गया है, वो लगाना चाहिए। क्योंकि अगर लोग नहीं समझेंगे तो सरकार को स्ट्रांग कदम उठाने पड़ेंगे। क्योंकि अभी तक जो ग्लोबल लेवल पे जो इंसिडेंट्स के रिपोर्ट्स आ रही हैं सब जगह, चाइना के डॉक्टर साहब खुद बैठे हुए हैं, उनसे भी जाना जा सकता है कि अगर हमने लॉकडाउन को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो प्रॉब्लम में आएगी। इसके पहले जो आप लोग बात कर रहे थे कि स्टेज 3 गया या नहीं गया, इसमें मैं एक बताना चाहूंगा कि WHO ने अपनी वेबसाइट पे स्टेज 3 यानी कि कम्युनिटी ट्रांसफर के लिखा था। अभी मेरे पास न्यूज आई है, उसमें उसको विड्रॉ कर लिया गया है और उसको ये लिखा गया कि इट्स नॉट कम्युनिटी ट्रांसफर, इट इज लोकेलिटी क्लस्टर ट्रांसफर। मतलब अगर हम देखें तो हम स्टेज 3 के बिल्कुल दरवाजे पे कहें कि लोकल लेवल पे फ्लोकल छोटे छोटे पॉकेट्स के फॉर्म में स्टेज 3 आ गया है, लेकिन हम कम्युनिटी ट्रांसफर इतने बड़े देश में तभी कहेंगे जबकि गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करेगी और मेजर लेवल पे होगा। तो इसमें पढ़ने की बजाय हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम अपने लॉकडाउन को ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करें और जो फोकल एरिया है उसको कंप्लीटली कॉर्टन डाउन कर दें, कॉर्टन ऑफ कर दें, क्लोज डाउन कर दें, जो नोएडा और यूपी के 15 या 17 शहरों में लागू किया गया है। डॉक्टर उमा का मैं रुख करता हूं। डॉक्टर उमा, लॉकडाउन के काफी कम दिन बचे हैं, हमारा मकसद कितना पूरा हुआ है? क्या आपको लगता है जो मकसद के साथ हमने लॉकडाउन किया था उसमें हम आगे बढ़े हैं, वो पूरा हुआ है या अभी बिल्कुल नहीं? देखिए, जिस मकसद से लॉकडाउन किया गया था वो मकसद काफ़ी हद तक हमारे कहना चाहिए कि सक्सेसफुल रहा, लेकिन कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होने की वजह से, जो आप सब जानते हैं निजामुद्दीन में हुआ, उसकी वजह से अचानक से नंबर्स बहुत बढ़ने शुरू हो गए। तो लोग भी थोड़े से लापरवाही कर रहे हैं, जितने स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना चाहिए लॉकडाउन वो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो है कुछ एरियाज को सील करना पड़ा। तो लोगों को चाहिए कि वो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन करें। और मैं उनको लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो कुछ ऑक्सफोर्ड रिसर्चर्स हैं, जो कुछ स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो सरकारें लेती हैं उसके बेसिस पे गवर्नमेंट को रेट करते हैं कि कितने इफेक्टिवली उन्होंने मेजर्स लिए जिससे कि डिजीज़ की कंटेनमेंट हुई, उसमें इंडिया टॉप पोजीशन में है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने बहुत प्रोएक्टिवली कुछ ऐसे हार्ड स्टेप्स लिए जिससे कि जो पॉपुलेशन है उसके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर ना पड़े।
तो और जहाँ तक बात ये चल रही थी लोकल ट्रांसमिशन की और स्टेज 3 में एंटर करने की, मैं कंप्लीटली एग्री करूँगी डॉक्टर मलिक और जो डॉक्टर मिश्रा ने पॉसिबली बोला कि अभी कुछ लोकल ट्रांसमिशन जब तक भी हम कांटेक्ट ट्रेसिंग कर पाते हैं पेशेंट्स की, तब तक हम कहते हैं कि स्टेज 3 नहीं शुरू हुई है। तो इंडिया में कुछ जगहों पर स्पर्ट्स हैं जहां पे, लेकिन उसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन कितना बढ़ाना चाहिए और इसकी अवधि क्या होनी चाहिए? देखिए अमीश जी, अब पहले हमारी स्ट्रेंथ केवल लॉकडाउन ही थी और अब हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ गई है कि हमने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं और हमारी टेस्टिंग भी अब बढ़ गई है। लेकिन जहां हम हॉटस्पॉट्स की सीलिंग करें वहीं मेरे को लगता है कि लॉकडाउन भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जो ये इंसिडेंट्स हुए हैं जमात का खास तौर से और पलायन वगैरह भी, तो इसकी वजह से लॉकडाउन डेफिनेटली मुझे लगता है कि अब बढ़ाने का शायद विकल्प अब कोई और रह नहीं गया, पर ये प्रधानमंत्री जी का डिसीजन है। उनके पास सरकार, जो राज्य सरकारें हैं वो भी अपना डेटा देंगी और भी डेटा उनके पास है। पर जहां तक लग रहा है ये 2 या 3 हफ्ते का शायद हो सकता है कि हमें बढ़ाना पड़े, क्योंकि इस लॉकडाउन का हमें सबसे अच्छा फायदा यही हुआ है कि हमने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई कर लिए और अब अगर हम उन एरियाज में अब जिस तरह से सख्ती कर रहे हैं, जिस तरह का भीलवाड़ा मॉडल हम उन पे अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उससे हमें अब इसको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और शायद आने वाले 2-3 हफ्तों में हम और भी अच्छी पोजीशन में होंगे, जहां आज हम हैं अभी भी काबू में है और आने वाले हफ्तों में हम और भी ज्यादा काबू में होंगे। डॉक्टर रवि मलिक, कोरोना कब तक खत्म होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। काफ़ी एक्सपर्ट्स का ऐसा मान रहा है, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, कि सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सूरज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यूवी रेज उसमें होती हैं। इस पर अगर आप कुछ कह सकें, इस पर आप अपनी बात रख सकें, क्योंकि सूरज भारत में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, गर्मियाँ आ रही हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, एक MIT की स्टडी आई है जिसका मैंने बड़ा गहन अध्ययन किया, बहुत अंदर तक उसको पढ़ा है। उस स्टडी के हिसाब से गर्मी के आने के साथ में कोरोना वायरस कम होगा। देखिए मैं आपको ये बता दूं, कितने डिग्री पर? क्योंकि एक स्टडी कहती है 40 डिग्री के आसपास, एक स्टडी कहती है 35-32 के आसपास ये वायरस टिक नहीं सकता। देखिए MIT की स्टडी जो है उसने 2 फैक्टर्स के ऊपर देखा है। एक तो उसने टेम्परेचर, एक ह्यूमिडिटी के, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो भी ये वायरस कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। उन्होंने स्टडी में ये कहा है कि जिन देशों में 18 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान रहा है विश्व में, वहां पर कोरोना की मार बहुत ज्यादा रही है। और अगर आप सदर्न ग्लोब में देखें, क्योंकि वहां पर गर्मी थी, वहां पर कोरोना की मार काफी कम रही है। उन्होंने काफी ज्यादा इसके अंदर बहुत सारे डाटा वगैरह दिए हैं, सबको स्टडी किया। और मैं एक चीज और बता दूं, डॉक्टर रवि मलिक, एक काउंटर पॉइंट है, एक व्यूअर ने पूछा है मुझसे अभी तुरंत, हमारे यहाँ साउथ के स्टेट में तो गर्मी ठीक ठाक रहती है, लेकिन वहां पर भी इंपैक्ट ज्यादा है, तो सन वहां पर रोल नहीं प्ले कर रहा। देखिए मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि एक जगह पे नंबर 1 टेम्परेचर कब हुआ, टेस्टिंग कब हुई, ह्यूमिडिटी वहां पर क्या है, यही मैं अर्ज कर रहा था कि ह्यूमिडिटी टेम्परेचर का मिश्रण बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बड़े सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, जैसे एडिनो है, इन्फ्लुएंजा है, पैरा इन्फ्लुएंजा है, रेस्पिरेटरी सिंचिटियल वायरस है, केवल कॉर्निया, बड़े सारे वायरस हैं। इन सब का प्रकोप गर्मियों के अंदर कम हो जाता है। वजह यह है, अब आप देखिए कोरोना जो है एयर में सरवाइव करता है 8 घंटे, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, हो सकता है केवल 4 घंटे सरवाइव करे। सरफेस के ऊपर अगर वो किसी मेटल पे 5 दिन सरवाइव करता है, तो हो सकता है वो केवल 2 दिन सरवाइव करे, क्योंकि गर्मी में वायरल का सर्वाइवल बड़ा कम है। इसी तरह से कार्डबोर्ड के ऊपर 9 दिन तक सर्वाइव करता है, लेकिन अगर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो यह मरेगा जल्दी, नेचुरली उससे इंफेक्शन कम होगी। तो ये एक बड़ी सकारात्मक स्टडी है, जिसके हिसाब से कि उन्होंने देखा है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का मिश्रण जो है। इस तरह से तो देखो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी गर्मी थी, लेकिन वहां पर केसेस हुए, लेकिन इस स्टडी ने यह पाया कि जिस वक्त केसेस हो रहे थे उस वक्त टेम्परेचर ज्यादा था, और जब टेस्टिंग होनी शुरू हुई, वो 21 दिन के बाद टेस्टिंग होनी शुरू हुई, तब जो है वहां पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो गया, पहले कम था जब इन्फेक्शन हुई। तो ये एक बड़ा गहन अध्ययन करके उन्होंने कोरिलेशन निकाला, और उन्होंने टेम्परेचर भी दिया है कि अगर 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो बहुत रैंपेंट होता है। मैं व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, ये दुनिया के और देश के बेस्ट डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, जो आपको राय दे रहे हैं, इसलिए इनकी राय को अच्छी तरह से सुनिए। मेरे साथ संजीव चौबे हैं शंघाई चीन से। चीन इसकी त्रासदी को झेल रहा है, हालांकि चीन को जिम्मेदार भी माना जा रहा है इस वायरस के लिए, कई लोग इसको चाइनीज वायरस भी कहते हैं, लेकिन सन कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा? संजीव चौबे, आपका अध्ययन क्या कहता है?
क्योंकि इसमें बड़ी सारी स्टडीज आई हैं, सिंगापुर की स्टडी है, जर्मनी की स्टडी है, हमारी स्टडीज हैं। ओके, सूरज देखिए कितना सबसे इंपॉर्टेंट पहले है? तो मैं डॉक्टर रवि माथुर से थोड़ा सा रवि मलिक। आई एम सॉरी टू से रवि मलिक से आई एम सॉरी टू से सर, थोड़ा मेरा हटके एक व्यू है। बिल्कुल। आप जो बता रहे हैं 18 डिग्री टेम्परेचर, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो मुंबई है, मद्रास है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, ये जो हमेशा सी के लेवल पे हमेशा 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर पे रहते हैं। ऑलरेडी सिंगापुर स्टेज 3 में ऑलरेडी है, इट्स डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट जो 18 डिग्री वाला जो है, मुझे नहीं लगता है कि ये 18 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं, ये 30 डिग्री प्लस वाला कॉन्सेप्ट है, 32 35 हाँ डिग्री। 30 राइट, सो 32 में भी ये 32 डिग्री होते हुए भी सिंगापुर ऑलरेडी रीच इन स्टेज 3, इट्स डिक्लेयर्ड। इटली एंड स्पेन दोनों। अब बात यहाँ पे आते हैं कि हम चाइना की बात करें, क्योंकि मैं अच्छा पूछिए, क्या आपका क्या सवाल था, पूछिए। जी जी, आप अपनी बात को रखिए। हाँ, तो चाइना में हमने यहाँ पे एक ही चीज देखा। देखिए, यहाँ पे चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है। यहाँ पे अगर आप बीजिंग जाएंगे तो वहाँ माइनस का टेम्परेचर मिलता है। वहीं आप सिंजियांग प्रोविंस जाएंगे जहाँ पे आपको मॉडरेट टेम्परेचर है। वहीं नीचे हांगकांग जाएंगे जहाँ पे आपको बिल्कुल मुंबई जैसा टेम्परेचर मिलता है। सिंजन जाएंगे, ग्वांगझो जाएंगे, वहाँ पे आपको टेम्परेचर जो है 26-25 हमेशा वेरिएबल रहता है। तो चाइना और इंडिया का जो टेम्परेचर का जो एक जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही वेरिएबल है। हमें हर तरह के टेम्परेचर हम दोनों, एक चाइना और इंडिया दोनों में देखने को मिलते हैं। आप जब केरला जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गर्मी के सर्दी के टाइम में भी 26-27, बट आप कश्मीर जाइए सर्दी के टाइम में तो माइनस में रहता है टेम्परेचर। तो सेम थिंग चाइना के साथ भी है, बट ये वायरस सरवाइव कर गया इन ऑल द कंडीशंस। जी, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं कौशल कांत से इसका व्यू ले लेता हूं। कौशल कांत मिश्रा, मैं इसमें जरा सा बीच में आना चाहूंगा। जी रवि मलिक बोलिए। हाँ, डॉक्टर मलिक, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब से मैं डिफर इसलिए करूंगा, डॉक्टर साहब ने शायद ये स्टडी पढ़ी नहीं है। MIT इज वन ऑफ द आईवी लीग यूनिवर्सिटीज, बॉस्टन की स्टडी है। उन्होंने सब कुछ एनालाइज करके बताया। देखिए, अगर एक देश जहां पे गर्मी है वो स्टेज 3 में चला गया, इट डज नॉट मीन वी आर ऑल साइंटिफिक पीपल। इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मी उसे रोक नहीं सकती है। देखिए, अगर एक देश प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेता है और अगर वो ठंडा मुल्क होता तो हो सकता है कि वो स्टेज 4 में होता, स्टेज 3 की जगह। इस स्टडी को उन्होंने बड़ा ही कंट्रोल्ड ब्लाइंड स्टडी की तरह इसको स्टडी किया है, क्योंकि हो सकता है कि जहां पर गर्मी पड़ रही है आज वो स्टेज 3 में, हो सकता है वो स्टेज 4 में पहुंच गया होता। तो ये चीज तय है। हमारी बेसिक MBBS नॉलेज भी हमारे को यही बताती है, जितने रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, ऑल्दो इस स्टडी में उन्होंने ये नहीं कहा कि जी ये बिल्कुल ही गर्मी में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर उन्होंने कहा है कि सक्रिय जो है ये बहुत कम हो जाएगा। और ये बड़ी गहन अध्ययन है और मैं सारे डॉक्टर से सुजेस्ट करूंगा इस स्टडी को पढ़ें। ये बहुत अच्छी स्टडी है, बड़ी सकारात्मक वे से उन्होंने की है, एंड इट इज अ साइंटिफिक स्टडी। कौशल मिश्रा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं काफी देर से। कौशल मिश्रा। अमीश जी, सिर्फ मैं एक ऐड करना चाहूँगा। इन डॉक्टर साहब लोगों से मैं छोटा पढ़ता हूँ, फिर भी जो मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग जो लैब में स्टडी की गई है, इस वायरस का मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो 10 डिग्री टेम्परेचर पे होता है और ये 67 डिग्री पे डिस्ट्रॉय होता है। और इसका ये प्रोपोगेशन देखा गया, या 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाए या 10 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाए, रेट ऑफ ग्रोथ इसका, रेट ऑफ प्रोपोगेशन इसका धीरे धीरे स्लो होता है। और हमें ये बात याद रखनी होगी कि केवल एक फैक्टर के ऊपर किसी भी वायरस या किसी भी विषाणु की लाइफ नहीं चलती है। इट्स मल्टीफैक्टोरियल, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू। टेम्परेचर इज वन फैक्टर, जो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑब्वियसली रेट ऑफ रेप्लिकेशन एंड रेट ऑफ स्प्रेड वायरस का कम होगा, या ज्यादा हो या कम हो, दोनों सिचुएशन में। जी, संजीव चौबे अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं सवाल नंबर 5, मतलब एक टेम्परेचर वाले इशू को जी अब मुझे लगता है कि टेम्परेचर वाले इशू पे खत्म होना चाहिए। जी, सवाल नंबर 5 पे मैं आता हूं। एक सवाल जो बार बार घूम कर आ रहा है, जहां वायरस का संक्रमण नहीं है वहां पर लॉकडाउन में ढील दी जानी चाहिए। क्या आपको लगता है, डॉक्टर उमा, आप हाँ या ना में बताइए, ऐसा सही होगा करना अगर कोई भी सरकार ऐसा करती है? नहीं, देखिए, जहाँ पे ट्रांसमिशन बिल्कुल नहीं है, कोई केस नहीं है, वहाँ पे ग्रेडेड वे में ढील दी जा सकती है, वो भी लोकल लेवल पे। लेकिन इंटर स्टेट मूवमेंट वो कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए।
जी, इस पर आपका व्यू क्या रवि मलिक, क्या ढील दी जानी चाहिए? रवि मलिक, रवि मलिक आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है आवाज नहीं जा पा रही। कौशल मिश्रा, क्या आपको लगता है डील दी जानी चाहिए, यस और नो, क्विकली? मुझे लगता है कि जहां पे बिल्कुल वर्जिन एरिया है, जहां पे एक भी केस नहीं मिला है और उस पूरे स्टेट के लेवल पे बहुत ग्रेजुअल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि ग्रेजुअल ढील देनी चाहिए, पूरी कंप्लीट ढील नहीं देनी चाहिए। रेलवे ट्रांसपोर्ट नहीं शुरू करना चाहिए, इंटर स्टेट इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए, जो हॉटस्पॉट है वहां से परिंदा भी पर ना मार सके। स्वाति महेश्वरी, मेरा अगला सवाल नंबर 6, जो देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोरोना के संक्रमण और उसके लक्षण आने में कितना वक्त लगता है? क्योंकि एक 14 दिन का पीरियड माना जाता है, एक 18 दिन का पीरियड माना जाता है। एग्जैक्ट टाइम क्या हो सकता है या टाइम पीरियड क्या हो सकता है? देखिए, अब तो बढ़ के 28 दिन हो गया है अमीश जी, क्योंकि अब देखा गया है कि इंटरमिटेंट वायरल शेडिंग होती रहती है 14 दिन के बाद भी, इसलिए अब जो क्वारंटीन किया जा रहा है वो 28 दिन का क्वारंटीन किया जा रहा है। अब 14 दिन की जो पहले हमारी समय सीमा थी वो चेंज हो गई है, नई स्टडीज आई हैं उसकी बेसिस पर, तो अब गवर्नमेंट भी हमारी 28 दिन का क्वारंटीन कर रही है अब जी। तो जनरली स्वाति, कुछ लोगों के साथ समस्या ये है कि वो सामान्य फ्लू को, सामान्य जुकाम को, खांसी को वो कोरोना मान रहे हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि कोरोना वायरस के जो लक्षण होते हैं वो ज्यादातर सूखी खांसी, तेज बुखार और थोड़े से दिनों में जल्दी ही सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। और साथ में अगर एक जरूरी बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि या तो आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आप ट्रैवल करके आए हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो ट्रैवल करके आया है, या अभी आप अगर हॉटस्पॉट वाले एरिया में भी हैं, जो हॉटस्पॉट्स ऑलरेडी निर्धारित कर दिए गए, चिन्हित कर लिए गए, अगर आप उस एरिया में भी हैं और आपको इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको तुरंत जो है हेल्थ अथॉरिटी से संपर्क करना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। लेकिन अदरवाइज हमारे इस वक्त भारत में कॉमन फ्लू भी बहुत आसानी से होता है, तो आप अपने लक्षण को देखिए। अगर आपको लगता है कि आपके लक्षण और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं, बुखार बढ़ रहा है, स्वाति महेश्वरी, मैं गुजारिश करूंगा तमाम लोगों से कि छोटा छोटा जवाब दे। 25 सवाल हैं और समय हमारे पास कम है। अगला सवाल, क्या अस्थमा के मरीजों को, डॉक्टर रवि मलिक, ये वायरस जल्दी कैच कर लेता है और उनको ज्यादा सतर्क और सावधानी बरतनी चाहिए? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ये बताना चाहूंगा, ये वायरस जो है लंग्स को अटैक करता है, तो लंग्स की सारी बीमारियां, चाहे उसमें अस्थमा आ जाए, एम्फाइसीमा आ जाए, ब्रोंकाइटिस आ जाए, खासकर मैं बताना चाहूंगा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग छोड़ दीजिए बिल्कुल, क्योंकि ये वायरस भी जो है, और WHO ने लोग वायरस को पकड़ लेंगे। डॉक्टर रवि मलिक, आप जानते नहीं है, स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे, वायरस को पकड़ लेंगे लोग। ऐसे लोग हैं इस देश में, इस दुनिया में। उनको लगता है सिगरेट नहीं पिएंगे तो पता नहीं जीवन नहीं चलेगा। सारी बीमारियां, चाहे अस्थमा है, चाहे ट्यूबरकुलोसिस है, जितनी भी फेफड़े की बीमारियां हैं, वो डेफिनेटली हाई रिस्क कैटेगरी में आएंगे। क्या आपको क्या मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर उमा से, क्या मास्क पहनने से बिल्कुल ये वायरस नहीं आ सकता? क्योंकि ये एक भावना जग गई है कि मास्क पहन लेंगे तो ये वायरस नहीं आएगा, हम कहीं भी चले जाएं। नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। जो जनरल पब्लिक की बात हो रही है मास्क पहनने की, उससे मेनली ये होता है कि अगर उनको लक्षण है, खांसी जुकाम हो रहा है, तो वो दूसरों में फैलने की संभावना कम हो जाती है। और यहाँ तक कि जो सर्जिकल मास्क भी जो लोग यूज करते हैं वो 100% प्रोटेक्शन नहीं देता। स्पेशल कैटेगरी कोई भी मास्क 100% प्रोटेक्शन नहीं देता। अगर आपने मास्क डाल लिया तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। मेरा अगला सवाल है, सैनिटाइजर यूज करने से क्या वाकई ये वायरस बहुत देर के लिए आपसे दूर हो जाता है, या फिर टेम्परेरी, जितनी देर सैनिटाइजर काम करता है तब तक दूर रहता है? क्विकली इस पर डॉक्टर रवि मलिक, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए, सैनिटाइजर की मैं बात बता दूं, सैनिटाइजर सिर्फ तब काम करेगा जब उसके अंदर 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। इवन सोप और इससे भी हम अच्छे से वॉश कर दें तो यह हटा देगा। अब ये कब तक काम करता है, ये सिर्फ ये निर्भर करता है, इमीडिएटली ये आपके हाथों को अच्छे से सैनिटाइज कर देगा, प्रोवाइडेड आप अच्छे से उंगलियों के बीच में, नेल्स के इधर, अंगूठे, बैक ऑफ द हैंड को अच्छे से करें तो सैनिटाइज कर देगा।
लेकिन अगर 2 मिनट के बाद ही अगर आप किसी कोरोना व्यक्ति के से जो संक्रमित है, जिसकी खांसी कहीं पे गिरी हुई है, उस पर हाथ लगाएंगे तो वो खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें बार बार सैनिटाइज करना पड़ेगा। लेकिन सैनिटाइजेशन बहुत अच्छी चीज है। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, सैनिटाइजर के ऊपर डिपेंड तो हमें करना ही करना है। आप हमेशा कोशिश कीजिए अपना लेफ्ट हैंड यूज करने की, नॉन डोमिनेंट हैंड। राइट हैंड को सेफ रखिए, ताकि उससे हम अगर नाक मुंह की खुजली भी करते हैं तो इन्फेक्शन हमें नहीं जाएगी। अच्छा पॉइंट आपने बताया। नकल्स और एल्बो का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको सेफ रखेंगे। डॉक्टर संजीव, अगर टेस्ट नेगेटिव भी आता है तो खतरा बरकरार रहता है 20 सेकंड के अंदर? डेफिनेटली, बिल्कुल। बहुत बार, अभी कल की बात है कि हमारे पास पेशेंट था और उसके 3 बार हमने टेस्ट किए। शुरू के 2 टेस्ट पॉजिटिव थे, बाकी के 3 टेस्ट नेगेटिव थे। 6 टेस्ट फिर पॉजिटिव आ गया। तो ये जो पीटी हम लोग जो RT-PCR जो टेस्ट कर रहे हैं, वो इतना सेंसिटिविटी और उसके स्पेसिफिसिटी नहीं है, ओनली 60% है। तो उस पर हम ज़्यादा रिलायबल नहीं करते। यहाँ पे हम लोग बेसिकली चेस्ट CT स्कैन करके ही देख लेते हैं, मतलब अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है तो। एक धारणा बड़ी बनी हुई है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ये वायरस जल्दी कैच कर लेता है। इस पर आप स्वाति क्या राय रखना चाहेंगी? 30% पुरुषों को ज्यादा हुआ है कोरोना वायरस इन्फेक्शन। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अभी हम धारणा ये है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को हो सकता है, पुरुषों को नहीं होगा। नहीं, पुरुषों को ज्यादा होता है। और वर्ल्ड के और डरना चाहिए लोगों को। जी, 50 से 60% वर्ल्ड में, और इंडिया में 73% पुरुषों को ही कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ है। और ये इस वजह से क्योंकि वो लोग स्मोकिंग भी ज्यादा करते हैं, पुरुष ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। दूसरा, ऐसा देखा गया है कि जो एक्स क्रोमोसोम फीमेल्स में होता है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम होता है। एक और अगला सवाल आ रहा है डॉक्टर मिश्रा, कच्ची सब्जियां और फलों को धो लेने भर से ये वायरस उन सब्जियों में नहीं आ सकता, उनको पका लेंगे तो बिल्कुल नहीं आ सकता, ये सही धारणा है? यस और नो? कौशल कांत मिश्रा। सिर्फ वॉशिंग अगर आप करते हैं तो उससे ये क्लीन हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए उसमें कुछ, जैसे कि मैं ये हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप सब्जियों को लाइए, घर में रख दीजिए और कुछ दिनों के बाद, 2 दिन बाद यूज करिए। और उसको एक बार, मैं ये कहता हूं कि जो सोप वाटर से एक बार धुल दीजिए जिससे क्लीन हो जाए, और उसके बाद दोबारा फ्रेश वाटर से धुलिए जिससे आपकी सब्जियां क्लीन हो। जी, अगर उन सब्जियों को पका लेंगे, अगर उस फ्रूट को खा लेंगे और एक पर्टिकुलर जगह पर रखकर हीट अगर वो हो जाएंगे तो तकलीफ नहीं होती, यानी पका के खाने में तकलीफ नहीं है, फिर तो वायरस किल हो जाएगा। पका के खाने में तकलीफ नहीं है, पका के खाने में तकलीफ नहीं है, पर अगर हम सलाद के फॉर्म में, कच्ची सब्जियों के फॉर्म में खाते हैं तो तकलीफ हो सकती है। आप लोग बड़े लर्नेड लोग लग रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं रवि मलिक आपसे, ये जमात के लोगों को क्यों लगा कि उनको ये तकलीफ नहीं हो सकती, और वो ऐसा घूम रहे थे कि जैसे वो कंपनी बाग में घूम रहे हैं पूरे देश में? देखिए, मैं आपको पहले वो सब्जियों वाले सवाल पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। सब्जियों को जनरली हमें KMNO4 सॉल्यूशन से धो देना चाहिए, जो कि इजीली अवेलेबल है। तो और अगर वो नहीं भी अवेलेबल है तो सिरके के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के आप सब्जियों को धो दो तो वायरस हट जाएगा। 1/3 हिस्सा सिरका डालिए और 2/3 हिस्सा पानी डालिए। अब जमात वाले सवाल पर, ये जमात वाले लोगों को जमात वाले की बात बताना चाहूंगा। ओवर कॉन्फिडेंट क्यों थे? वालों की बात बताना, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम सब में एक इनफैलिएबल एटीट्यूड होता है सभी में ही, कि ये बीमारियां दूसरे के लिए बनी हुई हैं। हम कैंसर की भी बात करते हैं, कभी अपने पे नहीं सोचते हैं हमें हो जाएगा। मैं कई बार देखता हूं पेशेंट्स को, मैं कहता हूं कि भैया टीबी तुम्हें हो गई है, तो कहते हैं अच्छा हमें टीबी हो गई है। एक जनरल एक इनफैलिएबल एटीट्यूड हो रखा है कि जिसकी वजह से ये। दूसरा, मेरे ख्याल से हमें सब लोगों को अच्छे से कम्युनिकेट भी करना चाहिए कि ये बीमारी क्या है, ये क्या हमारे नुकसान कर सकती है, ये भी कम्युनिकेशन करनी बड़ी जरूरी है। जी, क्या आपको लगता है कौशल कांत मिश्रा, जमात के लोगों में कम्युनिकेशन गैप था, या फिर वो गैप रखना ही नहीं चाहते थे, उनकी कहानी कुछ और थी? मुझे लगता है कि उनकी लीडरशिप में प्रॉब्लम थी, उनकी प्रीचिंग और ब्रीफिंग में प्रॉब्लम थी। जैसा कि वीडियो भी आया, जिस तरीके से उनके जो आका थे वो कह रहे थे कि अगर आप एक जगह रहेंगे, कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा। ये सब गलत चीजें हैं। जब कोई भी बीमारी या कोई प्रॉब्लम आती है तो धर्म और जाति देख के नहीं आती है। इस तरह की सोच सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी।
सोच प्रॉब्लम थी। इस पर चाइना से संजीव चौबे कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव चौबे, सोच प्रॉब्लम थी या ये सोच लेना प्रॉब्लम थी कि हमें कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जमात वाली प्रॉब्लम थी, इट वाज अनएक्सपेक्टेड, नोइंग द फैक्ट कि ये पेंडेमिक हो चुका है। तो आइदर पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है। मुझे जहां तक जो इन्फॉर्मेशन है, जो लोग यहाँ बाहर से जो लोग आए थे वो टूरिस्ट वीजा पे आए थे। हमारे देश में सही जानकारी आप अपने 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 धर्म को प्रचार करने की पूरी छूट है, लेकिन टूरिस्ट वीजा पे आने का मतलब ये होता है कि आप अपने हमारे देश को देखिए, ताजमहल देखिए, इंडिया गेट देखिए और वापस अपने घर चले जाइए। लेकिन इसका गलत यूज किया गया, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। और वो उसके बाद जो जो निजामुद्दीन में जो 300 लोगों ने पाया गया और जो हुआ, दैट वाज द बिगेस्ट डिजास्टर। एक्चुअली मेरा जो स्पेकुलेशन था, क्योंकि मैंने ये टारगेट किया हुआ था कि अगर हम इस तरह से लॉकडाउन करते रहें तो हम लोग बहुत जल्दी इससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये जो एक्टिविटी हुई और जो लोग स्प्रेड हुए हैं, निजामुद्दीन मरकज के डिजास्टर के बाद आपका एनालिसिस क्या है कि भारत को अब कितना समय लगेगा इस समस्या से बाहर निकलने के लिए, और भारत कितने दिन पीछे हुआ है लॉकडाउन के बावजूद? सर, हम लोग कम से कम 10 डेज तो पीछे हो चुके हैं। आप देखिएगा, आज 7,000 तक हम लोग रीच कर ही जाएंगे रात तक। मोस्ट लाइकली 15 तारीख तक, आज का डेट 10 है, आप देखिएगा हम लोग 12,000 तक आराम से 10 से 12,000 के बीच में रहेंगे। इसका मतलब है कि वी ऑलरेडी एंटर इन द स्टेज 3, knowing the fact, even taking the precaution, and you are following the government, but there are some social elements who are still rigid to spreading this kind of thing, which is very shameful for our nation and shameful for our बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कुछ लोगों की वजह से भारत की कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई थी वो थोड़ी पीछे हुई है, लेकिन हौसला ये कहता है कि हम पीछे हो सकते हैं, हम हारेंगे नहीं इस लड़ाई को अगर और शिद्दत और जज्बे के साथ लड़ेंगे, क्योंकि भारत ने हारना सीखा नहीं है, क्योंकि हमारा लड़ना काम है, हमारा जीतना काम है। मैं एक अंतराल लेता हूं, एक ब्रेक लेता हूं। आप सोच रहे होंगे कि आज ये शो हम क्यों कर रहे हैं। आज इस शो की, इस कार्यक्रम की जरूरत इसलिए है कि लोगों में जागरूकता है। लॉकडाउन ऐसे ही नहीं है, सरकारें लॉकडाउन का निर्णय बढ़ाने का इसलिए नहीं ले रही कि आप लोग और बाहर आइए, वो निर्णय इसलिए ले रहा है कि आप घर में रहिए, और अगर आप घर में नहीं रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। निजामुद्दीन मरकज एक एग्जाम्पल है, निजामुद्दीन मरकज एक एग्जाम्पल है। मस्जिदों में जो लोग इबादत कर रहे हैं वो एक एग्जाम्पल है। रामनवमी पर जो कार्यक्रम और मेले कर रहे हैं वो एक एग्जाम्पल है। ये चीज आपके मोहल्ले में हो सकती है, आपको रोकनी है। अगर नहीं रोकेंगे तो कहानी बहुत खराब हो सकती है। इसीलिए ये शो करना आज महत्वपूर्ण है। आप लोगों को मैं सवाल ले रहा हूं, ट्विटर पर, फेसबुक पे आपका कोई भी सवाल हो उसको हम पूरी मुस्तैदी के साथ लेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हर सवाल का सटीक जवाब दें। हैं आर पार का सबसे महत्वपूर्ण एडिशन इस समय, और व्यूअर्स हमारे साथ हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर बड़े सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक अनुभा है, वो सवाल पूछ रही है कि मेरे मन में एक सवाल आता है कि तबलीगी जमात ने जो करना था वो कर दिया है, अब यहां से आगे का रास्ता क्या है, ये जरूर डॉक्टर सुझाएं। मैं रवि मलिक आपका रुख करता हूं। तबलीगी जमात ने तो करना था वो कर दिया है, आगे का रास्ता क्या है, ये अनुभा सवाल पूछ रही हैं। देखिए, आगे का रास्ता बड़ा क्लियर है। हमारे पास एक ही विकल्प है। हमारे पास क्या, बड़े से बड़े नेशंस जिनकी बड़ी स्ट्रांग इकोनॉमी है, उनके पास एक ही विकल्प है, दैट इज आइसोलेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। आप अपने घर में रहो, बाहर बिल्कुल आप इस तरह से लक्ष्मण रेखा खींच दो कि बाहर जाते ही भस्म हो जाओगे, ना किसी को अंदर आने दो। दैट इज द ओनली आंसर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस। आखिरी 2 मिनट है मेरे पास, 8 सवाल बचे हुए हैं। सुपर 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, हल्दी अदरक जैसी चीजों से और नींबू से क्या कोरोना वायरस से बचाव संभव है? इसका जवाब क्या है रवि मलिक? 10 सेकेंड। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बढ़ते हूं आगे। कोरोना से दूर रखने में योग की कितनी बड़ी भूमिका है? अगर आप फिट रहते स्वाति महेश्वरी तो उसकी भूमिका क्या है, योग की भूमिका क्या है? 10 सेकेंड्स। देखिए, किसी भी तरह की एक्सरसाइज अच्छी होती है और जरूर करें। जी। सवाल नंबर 20, सेल्फ क्वारंटीन और आइसोलेशन के बीच में अंतर क्या है? क्या ये सजा है? ऐसा काफी लोगों को लगता है। मैं कौशल कांत मिश्रा आपका रुख करता हूं। 20 सेकेंड्स, बी स्पेसिफिक। अगर आप सस्पेक्टेड हैं तो आपको सेल्फ आइसोलेशन में जाना चाहिए।
और अगर आप आइसोलेशन में हैं तो ये डॉक्टर द्वारा रिकमेंड होता है, जब का आपका पॉजिटिव हिस्ट्रीज है तो आइसोलेट किया जाता है। सवाल नंबर 21 तबलीग की जमात पर हम ले चुके हैं। सवाल नंबर 22 पे आऊंगा। क्या अल्कोहल यानी शराब पीने से के सेवन से शरीर में कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है? इसका जवाब क्या है रवि मलिक? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। WHO ये कहता है कि आप शराब को कम कर दो। कम कर दो, अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। सवाल नंबर 23-24 किसी व्यक्ति पर थूकने से क्या ये वायरस बढ़ जाता है? डॉक्टर संजीव चौबे 5 सेकेंड्स। हाँ बिल्कुल, अगर संक्रमित है तो बहुत बहुत शुक्रिया। 25 सवालों का जवाब देने के लिए मुझे लगता है ये सुपर 25 क्वेश्चन थे, सुपर 25 क्वेश्चन थे जिनके जवाब आपको मिले हैं। आज के निष्कर्ष में यही बोलूंगा, दूर रहिए एक दूसरे से, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हो सके तो कम से कम पूजा पाठ अपने घर पे कर लीजिए, इबादत अपने घर पे कर लीजिए। अगर आप करने के लिए पूजा या कोई दूजा काम करने के लिए निकलेंगे तो फिर बचेंगे नहीं। निर्णय आपको करना है, समझदार वैसे आप लोग काफी हैं।